Hello students, as you know very well, we are earlier discussed about government budget. Today we will also discuss about government budget and we will go in deep dive concepts. Our first topic is budget of the government and state government. Budget of the central and state government. In India, Article 112 of the Constitution require the central government to prepare annual financial statement for the country as a whole. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आर्टिकल 112 में ये जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, ठीक है, पूरे कंट्री लेवल पे. दिस इज कॉल्ड बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ये क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा. इस बजट को हम क्या बोलते हैं? यूनियन बजट. द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट दिस बजट एवरी ईयर. लोकसभा एंड राज्यसभा, टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया. ये जरूरी होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिजल्ट को प्रेजेंट करे पार्लियामेंट ऑफ, ठीक है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करे. पार्लियामेंट के बेटा टू हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. जो हायर हाउस होता है दैट इज राज्यसभा एंड जो लोअर हाउस होता है दैट इज लोकसभा, ठीक है. आपको ये बताया गया कि हम इस चैप्टर में जो हमने बजट पढ़ा है वो हमने यूनियन बजट पढ़ा है. यूनियन बजट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एवरी ईयर से प्रिपेयर करना पड़ता है. इसको हम यूनियन बजट बोलते हैं और इस बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है. प्रेसिडेंट के द्वारा जब ये अप्रूवल हो जाता है तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है. आपको ये भी बताया गया था कि जब यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, उससे पहले क्या होती है? हलवा सेरेमनी होती है. उसमें क्या होता है? जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो सबको हलवा सर्व करता है, ठीक है. और जो बजट जो होता है वो पहले लेदर के बैग में ले जाया जाता था, लेकिन अब जो है एक बही में ले जाया जाता है. इस बार जो हलवा सेरेमनी हुई थी उसमें हलवा सर्व किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा और वो एक रेड कलर की बही में बजट को लेके गई थी, ठीक है. तो ये बजट का थोड़ा सा डीप डाइव कंसेप्ट था. नेक्स्ट है बेटा आर्टिकल 202 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन requires every state government to prepare annual financial statement for the concerned state. बेटा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी रिक्वायर करता है कि उसे भी क्या करना पड़ेगा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, ठीक है. ये आर्टिकल 202 में मेंशन है. दिस इज कॉल्ड बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. वो क्या था? बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और ये वाला जो है ये स्टेट गवर्नमेंट बजट है. द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट दिस बजट एवरी ईयर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ये जो बजट होता है स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट होता है ये पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है कहाँ पे? विधानसभा में, ठीक है. नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिस्कल डिसिप्लिन. फिस्कल डिसिप्लिन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. जहाँ पे क्या होता है? गवर्नमेंट के
एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स का बैलेंस होना चाहिए. इट कॉल्स फॉर ए नेसेसरी चेक ऑन द एक्सपेंडिचर इन व्यू ऑफ द लिमिटेड रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट. ये किस लिए होता है? ताकि गवर्नमेंट जो है उसके एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रहे. अगर लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन ऑफन कॉज एक्सेस एक्सपेंडिचर, अगर इस कंसेप्ट को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो क्या होता है, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे क्या क्रिएट होता है, फिस्कल डेफिशिट क्रिएट होता है. और फिस्कल डेफिशिट क्या होता है, फिस्कल डेफिशिट से इन्फ्लेशनरी स्पाइरल होता है, मीन्स महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन आता है इकोनॉमी में, जिससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट राइजिंग. जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन अगर आएगा तो प्राइसेस बढ़ेंगी, प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो वेजेस बढ़ेगी, वेजेस बढ़ेगी, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, राइज होगा. हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर्ट्स द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, इसका मतलब जो फर्म्स हैं उनका मार्जिन कम होगा, जिससे क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट कम कर पाएंगी. एक्चुअली जीडीपी ग्रोथ इज हर्ट, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा तो जीडीपी जो है वो, उसकी ग्रोथ जो है वो कम होगी एंड इट्स इंस्टेबिलिटी इज चैलेंज्ड. और इकोनॉमी में क्या आएगा, इंस्टेबिलिटी आएगी. ठीक है, तो फिस्कल डेफिशिट जो होता है बेटे, ये कंसेप्ट है कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट अपने रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर में एक बैलेंस क्रिएट करती है इस मेजर के थ्रू. जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसको ये कहा गया है कि अगर जीडीपी जो है, जीडीपी का अगर 3% फिस्कल डेफिशिट है तो वो मैनेजेबल है. इसका मतलब जो इकोनॉमी है उसमें फिस्कल डिसिप्लिन प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा है. अगर रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा अनबैलेंस क्रिएट हो जाए तो उससे क्या होगा, इसका मतलब इकोनॉमी में लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन है, जो एक इकोनॉमी की हेल्दी सिचुएशन नहीं होती. पेपर टैक्सेस. पेपर टैक्सेस क्या होते हैं, देखो, दीज रेफर्स टू द टैक्सेस लाइक गिफ्ट टैक्स इन इंडिया विच कैरी देयर सिग्निफिकेंस ओनली ऑन पेपर. ये ऐसे टैक्स होते हैं जिनकी सिग्निफिकेंस केवल पेपर से होती है. दीज टैक्सेस आर ऑफ लिटल एंड नो सिग्निफिकेंस इन टर्म ऑफ देयर रिवेन्यूअल. जो उनसे पैसा मिलता है गवर्नमेंट की, जो रिवेन्यू क्रिएट होती है पेपर टैक्सेस से, वो बहुत ही कम होती है. ठीक है, ये जो पेपर टैक्सेस होते हैं वो उनकी जो सिग्निफिकेंस होती है जस्ट ऑन पेपर होती है. ठीक है, अगर आप गिफ्ट टैक्स को समझेंगे तो गिफ्ट टैक्स में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं. जो आपके क्लोज रिलेटिव हैं, अगर आपको वो गिफ्ट दे रहे हैं तो टैक्स नहीं लगेगा. अगर कोई ओकेजन पे गिफ्ट किया जा रहा है तो टैक्स नहीं लगेगा. तो बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, इसलिए गिफ्ट टैक्स जो होता है वो बहुत ही लिटल रिवेन्यू क्रिएट करता है गवर्नमेंट के लिए. एक छोटी सी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑल ग्रांट्स गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट. जितने भी ग्रांट होते हैं जो कि सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट को दिए, आर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. वो क्या हो जाएंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे. इवन व्हेन सम ग्रांट्स मे रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ एसेट्स. कुछ ऐसे ग्रांट्स भी हो सकते हैं जिनकी हेल्प से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोई अपनी एसेट का क्रिएशन कर ले. ठीक है, तो हमने क्या कहा, ऑल ग्रांट्स गिवन बाय द सेंटर to the central government, state government are treated as revenue expenditure. Now, plan and non-plan expenditure. Budget expenditure is also classified as plan and non-plan expenditure.
जो बजट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको हम प्लान एंड नॉन प्लान 2 कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, जो बजट में गवर्नमेंट क्या डालती है, बजट एक्सपेंडिचर्स भी डालती है, जिसमें क्या होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम प्लान एंड नॉन प्लान करके भी क्लासीफाई करते हैं। तो देखिए प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। प्लान एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर विच इज रिलेट्स टू स्पेसिफिक प्लान एंड प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट। ये वो सब एक्सपेंडिचर होते हैं जो किसी एक स्पेसिफाइड प्लान के लिए या फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किए जाते हैं। असिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करती है, असिस्ट करती है। इट इंक्लूड्स बोथ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो प्लान एक्सपेंडिचर होता है उसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या हो गया, लाइक असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प की, तो ये क्या हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, हॉस्पिटल्स, खर्चा किया गया गवर्नमेंट के द्वारा रोड बनाने पे, ब्रिज बनाने पे, हॉस्पिटल बनाने पे, तो ये क्या, कौन सा खर्चा हो गया, ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो प्लान एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, हमने कहा प्लान एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, which relates to specified plans and programs of development and assistance of the government, central government to state government. Now non-plan expenditure, all expenditure other than plan expenditure is classified as non-plan expenditure. जो प्लान है उनको छोड़ के जो एक्सपेंडिचर है दैट ऑल आर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। स्पेसिफिकली नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू एक्सपेंडिचर ऑन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं ना वो स्पेसिफिकली वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट की रूटीन फंक्शनिंग में होते हैं। ठीक है, और इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन सच सर्विसेज एज ऑफ लॉ ऑर्डर, डिफेंस एंड सब्सिडीज। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिफेंस सर्विसेज के लिए, सब्सिडीज के लिए। ओके, सो बजट एक्सपेंडिचर में हम क्या कहते हैं, बजट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वी कैन से बजट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब ये प्लान नॉन प्लान में दोनों एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, रिवेन्यू भी हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या बताएगा, नॉन प्लान में क्या होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और प्लान में क्या होते हैं, रिवेन्यू एज वेल एज कैपिटल, बोथ एक्सपेंडिचर आर इंक्लूडेड। आफ्टर दैट देखिए बेटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आफ्टर इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस अ फॉर्मल मॉडल ऑफ प्लानिंग वॉज अडोप्टेड। आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे भारत में एक फॉर्मल मॉडल बनाया गया था प्लानिंग का, एंड अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। क्या हुआ था, ये जो रिपोर्टिंग होगी ना प्लानिंग कमीशन की, वो किसको होगी, डायरेक्टली जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है उसको रिपोर्टिंग की जाएगी। ये जो प्लानिंग कमीशन है बेटे, ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, विद पंडित जवाहरलाल नेहरू एज अ चेयरमैन। इसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब बीजेपी सरकार आई और श्री नरेंद्र मोदी जब एज ए पीएम नॉमिनेट किए गए, तो जो उनका फर्स्ट स्पीच था, कब, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे पे जो स्पीच था उनका, उसमें उन्होंने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग से। ठीक है, तो क्या है देखो, आफ्टर abolition of planning commission, the government is also considering
to abolish the classification of budgetary expenditure as plan and non plan. जब प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, तब गवर्नमेंट ने ये मना कर दिया कि जो बजटरी एक्सपेंडिचर हैं उनको हम प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई नहीं करेंगे। एक और बात है, इन इंडिया नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज वाई फिस्कल डिसिप्लिन इन द कंट्री ऑफन रिमेन ए सीरियस चैलेंज। भारत जैसे देश में जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं वो होते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स पे। इसी वजह से भारत में क्या होता है, फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि एक सीरियस चैलेंज बना हुआ है इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए। After that, we will study developmental and non-developmental expenditure. Budget expenditure can also be classified as developmental and non-developmental expenditure. Developmental expenditure. Developmental expenditure refers to the expenditure which is directly related to economic and social development of the country. वो एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करते हैं एक देश का, वो क्या होते हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा। एक्सपेंडिचर ऑन सच सर्विसेज इज नॉट ए पार्ट ऑफ एसेंशियल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट की एसेंशियल फंक्शनिंग के लिए नहीं किए जाते। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एड्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इनसे क्या होगा, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज होगा, ऐड होगा। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नाम से ही पता है कि डेवलपमेंट पर्पज के लिए नहीं है। देखो, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड ऑन द एसेंशियल जर्नल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट क्या करती है, जो एसेंशियल जर्नल सर्विसेज हैं जो सब आम आदमी को चाहिए, जो जरूरी है, उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर करती है वो क्या होते हैं, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस, जस्टिस एक्सेट्रा। इट डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता बट इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। Such expenditure is essential for the administrative point of view. ये administrative point of view से important होते हैं। Okay, now development expenditure versus non-development expenditure। तो देखिए, development expenditure directly contributes to development of the country। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली कंट्री का डेवलपमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल हैं अच्छे, एजुकेशन अच्छी है, एग्रीकल्चर जो है, प्राइमरी सेक्टर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, एक कंट्री की ग्रोथ में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हालांकि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं डज नॉट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द डेवलपमेंट। एक कंट्री का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी आर्मी है, बहुत अच्छी पुलिस है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो वो इफेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो डायरेक्ट कंट्रीब्यूट नहीं करते डेवलपमेंट में, बट इट इज लुब्रिकेंट द व्हील्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पहिए हैं उनके लिए एक तरीके से चिकनाई का काम कर रहे हैं। मीन्स नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गति प्रदान तो करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज प्रोडक्टिव इन नेचर। जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं वो प्रोडक्टिव होते हैं नेचर में, एज इट एड्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो को बढ़ाते हैं। वेयर एज नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज नॉट कंसर्न विद द प्रोडक्टिव ऑफ वर्किंग क्लास। ये क्या करते हैं, जो प्रोडक्टिव नेचर में नहीं होते, ये गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को ऐड नहीं करते। लास्ट में यही है बेटा, हाउ टू क्लासीफाई एन एक्सपेंडिचर एज डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। आप कैसे क्लासीफाई करेंगे कि ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है और ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। तो आप एक चीज ध्यान में रखेंगे, एन एक्सपेंडिचर इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर
इफ इट डायरेक्टली ऐड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो डायरेक्टली ऐड हो रहा है तो क्या है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। एंड an expenditure is non development expenditure if it directly contribute to economic development, ठीक है। if it indirectly contribute to economic development, और कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है तो वो क्या हो गया, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। उसके बाद में रिवेन्यू डेफिशिट कब होता है, जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और रिवेन्यू रिसीट्स कम होती हैं। इसका मतलब ये क्या शो करते हैं, गवर्नमेंट की इनएबिलिटी को प्रेजेंट करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को भी अपनी रिवेन्यू से क्लियर नहीं कर पा रही है। इस वजह से गवर्नमेंट को क्या होता है, रिवेन्यू डेफिशिट होता है। जब गवर्नमेंट को रिवेन्यू डेफिशिट होता है तो इस घाटे की पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लोन लेती है, ठीक है, जिससे क्या होता है कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था फिस्कल डेफिशिट। फिस्कल डेफिशिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये थोड़ा सा उससे ब्रॉड सेंस में है रिवेन्यू डेफिशिट से। यहाँ पे क्या आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। टोटल एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड टोटल रिसीट्स में रिवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, और वी कैन से इट इंक्लूड ओनली नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। ये सिर्फ उन कैपिटल रिसीट्स को इंक्लूड करता है जो कि नॉन डेट है, ठीक है। नेक्स्ट प्राइमरी डेफिशिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइमरी डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। आपने जो इंटरेस्ट पेमेंट किया उसको अगर एक्सक्लूड कर देंगे फिस्कल डेफिशिट में से तो आपके पास प्राइमरी डेफिशिट आएगा। एक पॉइंट है आपका ग्रोस फिस्कल डेफिशिट। ग्रोस फिस्कल डेफिशिट का मतलब क्या होता है, देखो, शोज एस्टिमेटेड बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट। ये क्या होती है, ये दिखाती है कि गवर्नमेंट की कितनी एस्टिमेटेड बोरोविंग रहेंगी जो भी कमिंग फिस्कल ईयर है उसको लेके, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, कोप विद इट्स एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अभी जो बोरोविंग होती है गवर्नमेंट जो है वो कहाँ कहाँ से लेती है, देखो, बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, बोरोविंग फ्रॉम एब्रोड एंड नेट बोरोविंग एट होम। ये जो यहाँ पे जो नेट बोरोविंग है उसके बारे में काफी डीप कंसेप्ट है, लेकिन आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि नेट बोरोविंग जो होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट बोरोड माइनस अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोन लेते हैं, जो जिस अमाउंट में लोन लेते हैं वो अमाउंट कम होती है, लेकिन विद इंटरेस्ट पैसा ज़्यादा पे किया जाता है। तो जब हम क्या करेंगे, अमाउंट बोरोड माइनस अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल को लेस करेंगे तब आएगा नेट बोरोविंग एट होम। इसका मतलब गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से, कमर्शियल बैंकों से या फिर यूनियन टेरिटरी से लोन लेती है। हालांकि हम जो है फिस्कल डेफिशिट के इम्प्लीकेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा और पढ़ेंगे उनको। हमने कहा कि अब हमारा टॉपिक क्या है, इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिशिट। फिस्कल डेफिशिट इज एन एस्टिमेट ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। ग्रेटर फिस्कल डेफिशिट एम्प्लाइज ग्रेटर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। इट हैज फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस। फर्स्ट इज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई इज ऑफन लिंक टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द इकोनॉमी। आप लोगों को बताया गया था कि जब गवर्नमेंट को घाटा होता है, कौन सा, फिस्कल डेफिशिट, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोइंग लेती है। उसमें बोरोइंग में मोस्ट ऑफ जो है क्या करती है, गवर्नमेंट आरबीआई को ऑर्डर देती है कि नोट छापो भाई, न्यू करेंसी इशू करो, मीन्स क्या कराती है, डेफिशिट फाइनेंसिंग कराती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जब आरबीआई नोट छापती है तो मनी की सप्लाई बढ़ती है। मनी की सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, जिससे जनरल प्राइसेस बढ़ती हैं। जनरल प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन आने से क्या होगा, जीडीपी में कहीं ना कहीं ग्रोथ में रुकावट बन जाती हैं चीज़ें। तो जो इन्फ्लेशन, जो आपका इम्प्लीकेशन है फिस्कल डेफिशिट की, सबसे पहले क्या है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अगर फिस्कल डेफिशिट होगा तो इकोनॉमी में महंगाई आएगी, इन्फ्लेशन आएगा। नेक्स्ट है नेशनल डेट। राष्ट्र जो है वो कर्जदार हो जाएगा। देखो, फिस्कल डेफिशिट लीड्स टू नेशनल डेट। इट इज द बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन।
क्या हो जाएगा, आपकी जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगी, ऋणी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम होगी। नेक्स्ट है आपका विश्व सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिशिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। देखो ये जो फिस्कल डेफिशिट है इसका एक विश्व सर्कल हो जाता है, एक दुष्चक्र हो जाता है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, कॉन्स्टेंटली हाई फिस्कल डेफिशिट लीड्स टू अ सिचुएशन वेयर जीडीपी ग्रोथ रिमेन लो बिकॉज ऑफ हाई फिस्कल डेफिशिट। अगर फिस्कल डेफिशिट है तो क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ कम होगी। ठीक है, फिस्कल डेफिशिट रिमेन्स हाई बिकॉज ऑफ लो जीडीपी ग्रोथ, और क्योंकि जीडीपी ग्रोथ लो है इस वजह से क्या रहेगा, फिस्कल डेफिशिट ज्यादा रहेगा। इस वजह से क्या रहेगा, एक विश्व सर्कल हो जाएगा, जिससे निकलना इकोनॉमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले सुनो, हाई फिस्कल डेफिशिट रिड्यूस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन इन द कंट्री। अगर गवर्नमेंट को हाई फिस्कल डेफिशिट हो रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है इंफ्रा पे वो कम करेगी, जिससे क्या होगा, लैक ऑफ इंफ्रा, लोअर द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। इन्वेस्टमेंट अगर कम रहेगा तो जीडीपी कम रहेगी। व्हेन फिस्कल डेफिशिट इज हाई, रेट ऑफ टैक्सेशन इज ऑल्सो हाई, और जब फिस्कल डेफिशिट ज्यादा रहेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी रिवेन्यू को बढ़ाएगी। रिवेन्यू को अगर बढ़ाएगी तो क्या होगा, टैक्सेशन की रेट गवर्नमेंट ज्यादा करेगी, जिससे क्या होगा, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग एग्रीगेट डिमांड कम करेंगे, और अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो जीडीपी ग्रोथ कम होगी। तो क्या होगा, एक इकोनॉमी जो है वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई जिससे निकलना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये सिचुएशंस हैं आपको बता रखी है कि लो जीडीपी जनरेट्स लो रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिसीट्स। लो जीडीपी राइजेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फूड सब्सिडीज एंड वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द बेनिफिट ऑफ बीपीएल फैमिली पॉपुलेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या रखा है कि अगर जीडीपी ग्रोथ जो है, जीडीपी ग्रोथ जो है वो क्या क्या करेगी, हाई फिस्कल डेफिशिट को जनरेट करेगी, जो कहीं ना कहीं ग्रोथ प्रोसेस में हिंड्रेंस बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो, हाई फिस्कल डेफिशिट लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट। दिस वर्क लाइक दिस, हाई फिस्कल डेफिशिट इंक्रीजेज बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट। अगर हाई फिस्कल डेफिशिट रहेगा इसका मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, बोरोविंग ज्यादा कर रही है। हाई बोरोविंग, हाई गवर्नमेंट बोरोविंग रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा उधार ले रही है इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए तो फंड्स अवेलेबल ही नहीं होंगे, इसका मतलब मार्केट में क्या हो जाएगी, शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो मार्केट में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा तो लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे इसका मतलब क्या होगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट है ये। ठीक है, इस चीज को समझो कि जब भी क्या होता है, जब भी इकोनॉमी में फिस्कल डेफिशिट ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट की लोन को लेके रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है। अब आप लोगों को बताया गया था इन्वेस्टमेंट के क्या कंपोनेंट बताए गए थे, एक तो आपको बताया गया था मार्जिनल एफिशिएंसी, ठीक है, जिसमें आपको रेट ऑफ रिटर्न्स के बारे में बताया गया था। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से जो रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो तो कम हो गई, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये तो इन्वेस्टमेंट की अनफेवरेबल सिचुएशन हो गई, तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकाल लेंगे, इवन प्राइवेट सेक्टर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी अपना पैसा निकाल लेंगे इकोनॉमी से, तो इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। नेक्स्ट होता है बेटा इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। मतलब गवर्नमेंट से ना लोगों का विश्वास उठने लगेगा, क्योंकि कर्जदार कोई एक पर्सन होता है उसके ऊपर भी लोग विश्वास नहीं करते। तो क्या देखो, इन्होंने कहा है हाई फिस्कल डेफिशिट, अगर हाई फिस्कल डेफिशिट रहेगा इरोड्स क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मनी मार्केट। हालांकि देश के जो लोग हैं, देश के जो भी पर्सन है, इंटरेस्टेड पर्सन जो हैं वो भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इवन इंटरनेशनल मनी मार्केट में भी कोई भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो उससे क्या होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, विड्रॉ करना शुरू कर देंगे अपने इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि इकोनॉमी तो ऑलरेडी कर्जदार है। इकोनॉमी अगर ऑलरेडी कर्जदार है तो वो कहाँ से रेट ऑफ रिटर्न देगी, है ना। तो उससे क्या होता है,
अगर लोग जो है वो फॉर जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो अगर अपने पैसे को विड्रॉ कर लेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड कम हो गई। और डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड अगर कम हो जाएगी तो जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, डिक्लाइन आ जाएगी, जिससे हमारे लिए इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मतलब कुल मिला के क्या होगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है गवर्नमेंट के लिए सिचुएशन अच्छी नहीं होती। तो व्हेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो क्या होगा, द डोमेस्टिक इकोनॉमी में टेक ए किक स्टार्ट। उससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ सकती है, जीडीपी की ग्रोथ ज़्यादा कर सकती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि फिस्कल डेफिशिएट जो है वो गवर्नमेंट के लिए किसी भी हाल में अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो हमने इम्प्लीकेशन पढ़े फिस्कल डेफिशिएट के, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, नेशनल डेट, राष्ट्र कर्जदार हो जाएगा, एक की विश्वस सर्कल है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट में हमने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट लोग कम करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट बोरोइंग पे डिपेंड हो गई, जिससे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगी, जिससे इन्वेस्टमेंट के ऊपर अनफेवरेबल इफेक्ट होगा और गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एग्जाम में भी बहुत बार आया है, व्हाट डज जीरो प्राइमरी डेफिशिएट मीन्स। जब जीरो प्राइमरी डेफिशिएट है इसका क्या मतलब है, देखो, इट मीन्स द गवर्नमेंट रिस्टोर टू बोरोइंग ओनली टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। मीन्स इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने जो भी बोरोइंग ली है ना वो सिर्फ इसलिए ली है ताकि वो जो पीछे का लोन लिया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर सके। अब इस चीज़ को आप समझो, सबसे पहले देखो फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है और फिर प्राइमरी डेफिशिएट क्या होता है, तब आपको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। हमने ये पढ़ा था कि फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है, फिस्कल डेफिशिएट इट इंडिकेट्स टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब फिस्कल डेफिशिएट क्या है, एक तो करंट ईयर की बोरोइंग रिक्वायरमेंट प्लस जो इंटरेस्ट पे करना है उससे नेक्स्ट जो उसके पीछे वाले जो साल थे उनमें आपने बोरोइंग ली थी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, तो वो जो घाटा है दैट इज फिस्कल डेफिशिएट। और जो प्राइमरी डेफिशिएट होता है वो करंट ईयर का घाटा होता है, मीन्स उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे, इट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, प्राइमरी डेफिशिएट का जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट ने बोरोइंग ली है वो सिर्फ किस लिए ली है, ताकि वो इंटरेस्ट पेमेंट को क्लियर कर सके। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या है, देर आर नो बोरोइंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ करंट ईयर एक्सपेंडिचर ओवर करंट ईयर रिवेन्यू। ये जो ये इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट की कोई भी बोरोइंग इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के करंट एक्सपेंडिचर जो है वो करंट रिसिप्ट से ज्यादा है। ठीक है, simply because current year expenditure happens to be equal to the current year revenue। इसका मतलब करंट ईयर में जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू है वो क्या रहे, इक्वल रहे। इसका मतलब इट इज ए साइन ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन। ठीक है, ये किसका साइन है कि गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल डिसिप्लिन क्रिएट करके रखे हुए है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, व्हाट डज जीरो प्राइमरी डेफिशिएट मीन्स, इट मीन्स the government restores to borrowing only to clear the backlogs of interest payments. Now it is the last topic, can there be fiscal deficit without a revenue deficit। क्या ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी में ना रेवेन्यू डेफिशिएट नहीं है लेकिन फिर भी फिस्कल डेफिशिएट है? ऑब्वियसली यस, हो सकता है ना, हो सकता है कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट दोनों बराबर हों लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है और कैपिटल रिसीट जो है वो कम है, तो क्या हो गया, फिस्कल डेफिशिएट हो गया। तो हमने क्या कहा, ये पॉसिबल है। तो एट द लास्ट बेटा हमने गवर्नमेंट बजट के जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स थे उनके बारे में अच्छे तरीके से समझा है। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप प्रॉपरली अपने नोट्स मेंटेन करें और इस चैप्टर को अच्छे तरीके से लर्न करें for your unit test. Thank you for watching.